नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड का जो एग्जाम हुआ है उसका इकोनॉमिक्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो भी दोस्त एग्जाम दे कर आ चुके हैं वो क्वेश्चन मिला लें उन्हें कितना सही और कितना गलत हुआ है। दोस्त इससे पहले हमने बायोलॉजी का भी एनालिसिस इस चैनल पर दिया है जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। दोस्त आपको हम बता दें कि 10th क्लास और 12th क्लास के जितने भी एग्जाम होंगे एंड जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सबका इस चैनल पर एनालिसिस दिया जाता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है। इसका आंसर होगा आपका सामान्य मूल स्तर की माप। इसका राइट आंसर होगा सी, सामान्य मूल स्तर की माप। मैं आपको एक बार बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको एनालिसिस करवाएंगे वो सारा के सारा 100% सही है। एकदम मेरे दोस्त आप कहीं से मिला के देख लीजिएगा, 100% सही सही क्वेश्चन के लिए हम देने वाले हैं। इसलिए आप बेफिक्र रहिए और जो भी आपको है आप अभी से पता कर सकते हैं कितना गलत और कितना सही है। ये मेरे विश्वास कर लीजिए। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं किस चीज का। तो ध्यान रहे इसका आंसर होगा समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन कैसे करता है। ध्यान रहे असीमित नहीं, सीमित संसाधनों का प्रबंधन कैसे करता है, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है कि राजेश 5,000 रुपए प्रति माह के वेतन पर काम कर रहा है। उसे 2 नौकरी का ऑफर आया। क्या भैया? तो 30,000 रुपए प्रति माह वेतन पर अकाउंटेंट के रूप में काम करना या 25,000 रुपए प्रति माह वेतन पर सेल्स मैनेजर के पद पे काम करना। अब क्या दिया है, दिए गए मामलों में जो दो मामला दिया गया है उसकी अवसर लागत क्या होगी, मतलब कि इसके बाद अगर कोई दूसरा जॉब करना होगा तो कौन सी जॉब करेगा। ऑप्शन ए वाला करेगा, 30,000 वाला करेगा। इसका आंसर बी होगा। जो व्यक्ति आंसर बी मारे हैं उनका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए मेरे दोस्त। दिए गए चित्र संभावना वक्र पीपीसी पर बिंदु ए से बी तक की चाल दर्शाता है। ये देखिए एक ए है से बी तक कोई वस्तु लुढ़क कर चली आई। तो इसमें क्या हुआ, इसका राइट आंसर आपका होगा एक्स की वृद्धि। देखिए ये वस्तु यहाँ थी यानी वाई ज्यादा था, अब खिसक के यहाँ आ गई। इसका मतलब y कम हो गया। देखिए y यहाँ इस बिंदु फोकस के बी पर y कम हुआ लेकिन x क्या हुआ, ज्यादा हो गया। यानी इसका आंसर होगा x में वृद्धि और y में कमी, x की अधिक इकाइयां और y की कम इकाइयां। इसका आंसर राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है कि बजट सेट में शामिल है, मतलब बजट सेट में कौन शामिल है। इसका राइट आंसर होगा बी, 2 वस्तुओं की वे सभी संयोजन जिन्हें उपभोक्ता खरीदने को तैयार है या उपभोग करने को तैयार है। वहन आंसर नहीं होगा। दो वस्तुओं के वे सभी संयोजन जिन्हें उपभोग वहन करता है, ये आंसर नहीं होगा। आंसर बी होगा, जिसका खरीदने को तैयार होना उपभोग करता हो, ऑप्शन बी। दोस्त अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एकल वस्तु के मामले में उपभोक्ता संतुलन कब प्राप्त होता है। जब, माने एकल वस्तु के मामले में उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है जब, इसका राइट आंसर होगा MUX बराबर होगा PX। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 कह रहा है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण के संदर्भ में MRS का फुल फॉर्म क्या है। MRS का फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका ऑप्शन आपका आंसर होगा ए। इसका हिंदी आप बता दूं, सीमांत प्रति स्थापन दर। इसका हिंदी ऑप्शन इसका ए होगा। अगर आप इसका आंसर ए मारे हैं तो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे भाई आया था कि अगर x वस्तु की सीमांत उपभोक्ता MUX बराबर 0 और y की सीमांत उपभोक्ता MU बराबर 0 और y का मूल्य 9 रुपया है तब x का मूल्य भी क्या होगा। तो इसका आंसर x का मूल्य भी 9 रुपया आ जाएगा। अब ये सॉल्व कीजिएगा तो x का मूल्य भी क्या आ जाएगा, 9 रुपये आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए चित्र में बजट रेखा का घुमाव किसके कारण होता है। अब ध्यान देखिए, पहले यहां ऐसे लाइन था, अब ये लाइन यहां आ गया। इसका मतलब ये है कि सेव
पहले यहाँ था, इसका मतलब सेव यहाँ देखिए, ये सेव का डो है, लाइन है, और ये केला का लाइन है। पहले अगर बिंदु यहाँ था, इसका मतलब सेव ज्यादा खरीद रहा था। अब ये लाइन यहाँ आ गई, इसका मतलब सेव अब कम खरीदने लगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेव की कीमत में, इसका आंसर होगा सेव की कीमत में। दोस्त इसका आंसर हो, देखिए 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 ध्यान से, सेव अब देखिए ये एक पंक्ति दिया है, रो दिया है, देखिए ध्यान से, इसको रो दिया है। इसका मतलब पहले लाइन यहाँ था, अब एक ऐसा पंक्ति दे दिया बीच में दे दिया है, अब लाइन यहाँ आ गया। इसका मतलब सेव अब अधिक खरीद रहा है ना, इसका मतलब सेव की कीमत में कमी हुई है, ऑप्शन ए। तो सेव अधिक खरीदने लगा। ये डॉट लाइन है ना, ये दूसरी मतलब बढ़ने के बाद लाइन है, यानी पहले लाइन यहाँ थी, अब लाइन यहाँ आ गई। इसका मतलब सेव पहले यहाँ बिंदु था, सेव अब यहाँ बिंदु आ गया, इसका मतलब सेव अधिक खरीदने लगा। अब सेव की कीमत में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि राष्ट्रीय आय के मापन की व्यय विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन व्ययों को शामिल किया जाता है? इसका आपका आंसर होगा निवेश व्यय। पेंशन होगा नहीं, शेयर एंड बॉन्ड व्यय होगा, छात्रवृत्ति होगा नहीं, आंसर होगा निवेश व्यय। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में था, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो दोस्त किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि को मापते हैं प्रति व्यक्ति आय से। 11 का आंसर डी होगा। अगर आप आंसर डी मारे तब आपका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय के बराबर है? तो दोस्त नेट एनएनपी आपका राइट आंसर है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय। फैक्टर कास्ट शुद्ध राष्ट्रीय आय, ये आपका राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। 12 का आंसर आपका होगा डी। सभी दोस्त मिला लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे जो भी आपके एग्जाम होंगे, सारे एग्जाम का सही आपका एनालिसिस इस चैनल पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं थे? तो दोस्त जो कैनन नाम के जो अर्थशास्त्री थे, ये कल्याणकारी विचारधारा के नहीं थे। बाकी मार्क्स, जेबी से, पिगू सब कल्याणकारी विचारधारा के थे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ए, बी और सी 3 वस्तुएं हैं, जहां ए और बी पूरक है जबकि ए और सी स्थानापन्न वस्तुएं हैं, तब ए वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग पर क्या असर पड़ेगा? इसका आंसर होगा वस्तु ए और सी की मांग में कमी आएगी जबकि वस्तु बी की मांग में वृद्धि होगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में 15 नंबर आया था कि निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है? किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है? दोस्त मूल्य की परिवर्तन में मांग में परिवर्तन होता ही होता है। अगर आय में आप करिएगा परिवर्तन तो भैया मांग के परिवर्तन में परिवर्तन होबे करेगा। रुचि और फैशन, अगर आपकी रुचि है, जिस चीज के प्रति रुचि है तो उस चीज का आप खरीदिएगा, जब खरीदिएगा तो मांग बढ़बे करेगा, नहीं? तो इसका आंसर होगा डी। ये सभी परिवर्तन करते हैं, अगर नहीं करते तो ऑप्शन डी में से कोई नहीं ऐसा है जो करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपका आंसर होगा बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाती है। जो भी दोस्त आंसर ए मारे हैं बढ़ जाती है, उनका एकदम राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सीमांत लागत की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो आप लोगों को डायरेक्ट ये सूत्र लिखवाया गया होगा। इसका आंसर होगा MCN बराबर TCN माइनस 1। इसका आंसर डी होगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ED बराबर 0 का अर्थ है कि वस्तु की मांग, ED बराबर 0 का अर्थ है कि वस्तु की मांग बहुत लोचदार है, माने पूर्णतः लोचेदार है। क्वेश्चन नंबर 19, अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मांग में धनात्मक वृद्धि क्या व्यक्त करता है? माने अन्य चीजें समान रहे, अन्य जो ही बातें हैं वो सब समान रहे तो वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध
क्या व्यक्त करता है? इसका राइट आंसर होगा पूर्ति का नियम। ये पूर्ति का नियम ये व्यक्त करता है। ऑप्शन जो लोग सी मारे हैं उनका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मेरे दोस्त कि सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब दोनों बराबर होगा। टी आर और टी सी क्या होगा? दोनों बराबर होगा, तब सम विच्छेद बिंदु उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि अगर प्रतिस्थापन की सीमांत दर लगातार बढ़ रही हो तब उदासीनता वक्र क्या होगा? इसका आंसर होगा नीचे की ओर झुका हुआ, नीचे की ओर झुकी हुई, नीचे की ओर झुकी हुई अवतल। इसका आंसर होगा मेरे दोस्त नीचे की ओर झुकी हुई अवतल। ऑप्शन बी, सी नहीं होगा, जो सी मारे वो गलती आंसर होगा। नीचे की ओर झुकी हुई अवतल ऐसे। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था 22 नंबर, राजकोषीय और बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है? तो कर राजस्व में वृद्धि करके और सरकारी व्यय में कटौती करके। देखिए दोस्त, अगर राजकोषीय एवं बजट घाटे को ठीक करना है आपको तो कर में आप टैक्स बढ़ा दीजिए और सरकारी व्यय में कटौती कर दीजिए तो आपका वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ए एंड बी दोनों। और हमको लगता है आंसर सब कोई मार ही देगा, सी इतना क्वेश्चन आसान ही है ये। हालांकि क्वेश्चन और भी देखा तो क्वेश्चन टफ पूछा है मेरे दोस्त। अगला है उपभोग फलन C बराबर C डैश प्लस सी वाई में C डैश और C क्रमशः क्या है? तो दोस्त इसका आंसर आपका होगा स्वायत्त उपभोग। जो C डैश है वो स्वायत्त उपभोग है और जो C है सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत उत्पादन वक्र की आकृति क्या होगी? इसका आंसर उल्टे अक्षर यू जैसा। इसका आंसर क्या होगा? उल्टे अक्षर यू जैसा, ऐसे उल्टे अक्षर यू जैसा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आया है आपके एग्जाम में 25 नंबर प्रश्न है कि देखते हैं, यदि मांग और पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर समान अनुपात में शिफ्ट करती है तो क्या होगा? तो मूल स्थिर रहेगा किंतु क्रय की मात्रा में वृद्धि रहेगी। माने मूल स्थिर रहेगा, मान लीजिए ऐसे है तो ऐसे बढ़ेगा तो मूल स्थिर रहेगा लेकिन क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर कह रहा है कि किस प्रकार के फर्मों में दीर्घकाल में एमसी बराबर एमआर बराबर एसी बराबर एआर होता है? दोस्त सब इकोनॉमिकल टर्म है, तो जहां पढ़े होंगे आपको वहां पर पढ़ाया होगा। इसका आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगी फर्म। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ आपको आंसर बताएंगे, डील करने से कोई मतलब है नहीं। आप एग्जाम भी दे चुके हैं और हम जान रहे हैं कि सिर्फ आप आंसर देखिएगा, जल्दी भागे, जल्दी मिलाओ सही गलत बटे और 12 हमारे से जान छूटो, ऐसा आप सोचिएगा। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं समय नहीं ले रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन स्फीति किसी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है? इसका आंसर होगा मेरे दोस्त रेंगती स्फीति। क्या होगा? रेंगती स्फीति। दोस्त वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्त ये चैनल आपके लिए आने वाले समय में कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा मेरे दोस्त। जो भी आप एग्जाम दीजिएगा ना उसका एनालिसिस इसमें करवाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तरलता पास में ब्याज दर का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा न्यूनतम। क्या होगा मेरे दोस्त? न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है? तो स्थिर आगत। आंसर क्या होगा? स्थिर आगत। अगर आप आंसर बीमारे हैं तो सही है दोस्त आप आंसर से मिला करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि अब कितना आंसर आ रहा है, ताकि मालूम चल सके कि इकोनॉमिक्स के आप कितने पढ़े हैं। और भी बच्चे जो जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में तो पता चलेगा कि और लोग कितना सही किए हैं। चलिए, बैंक के कुल जमा का वह अंश जो बैंक जमाकर्ताओं को देने के लिए नगद रखता है कहलाता है। तो नगद आरक्षित जमा अनुपात बोले तो CRR, नगद आरक्षित जमा अनुपात बोले तो CRR इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि PE संतुलन कीमत हो और PM बाजार कीमत हो तो अधिपूर्ति की स्थिति कब उत्पन्न होगी? इसका राइट आंसर होगा जब PE बड़ा होगा PM से। जब PE बड़ा होगा PM से। राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि सट्टा के उद्देश्य से
सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? तो आपका इसका राइट आंसर होना है बाजार की दर पर। भाई बाजार, अब आप सट्टा लगाते हैं ऑनलाइन, आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं ना, सॉरी ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो बाजार गिर रहा है, उठ रहा है, सेंसेक्स उठ रहा, इसमें खेलते होंगे आप नहीं खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं, हालांकि हमारे बराबरी के लोग खेलते हैं, ठीक है, जिनको बाजार के नियम के बारे में पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.7 हो तो सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा 0.3। अब ये देखिए, इसको निकाल लीजिएगा दोस्त, हम सिर्फ आपको आंसर बता रहे हैं, बस आप जहां पढ़े होंगे आपके मास्टर पर आपको पढ़ाए होंगे। चलिए, करनी में से दिए गए मांग वक्रों में कौन अधिक लोचदार है? दोस्त सबसे अधिक लोचदार ये है, सबसे कम लोचदार ये है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारत में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था के मूल में स्थिरता लाना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य की बात करें तो ऑप्शन बी है, नोट और बैंक वैध सिक्के हैं। नोट और बैंक क्या है? वैध सिक्के हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में, व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण होते हैं, तो व्यवसायिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण होगा उसके द्वारा प्राप्त जमा राशि से अधिक। अब देखिए कितना क्वेश्चन खतरनाक दे मेरे दोस्त, ये जो है समझिए कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया है कि व्यवसायिक बैंक द्वारा दिए जाने ऋण जो होता है ना, उसके द्वारा प्राप्त जमा राशि से अधिक। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता कैसे बढ़ा सकती है? केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता कैसे बढ़ा सकती है? इसका राइट आंसर होगा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा अपने पास रखा गया LRR, बैंकों द्वारा अपने पास रखा गया LRR का हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है मेरे दोस्त? आंसर होगा CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 40 कह रहा है, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक व्यवसायिक बैंक को तत्काल नगद आवश्यकताओं के लिए उधार देता है उसके क्या कहते हैं? दोस्त इसे कहते हैं रेपो रेट। आज जब केंद्रीय बैंक व्यवसायिक बैंक से ऋण लेता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, चलिए इसका आंसर ए होगा, रेपो रेट होगा। बहुत लोग रिवर्स रेपो रेट मार के आए हो मेरे दोस्त, बहुत कंफ्यूजन करता है, इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण नियंत्रण की मात्रात्मक विधि नहीं है? तो दोस्त ऑप्शन बी, ऋणों की सीमांत आवश्यकता, ये ऋण नियंत्रण की मात्रात्मक विधि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो RBI क्या करेगा? तो इसका आंसर होगा, आंसर सी होगा मेरे दोस्त, दोनों को बढ़ाएगा, CRR और SLR दोनों को बढ़ाएगा, ऑप्शन सी। ये कितना करीब करीब आंसर दिया है मेरे दोस्त, करीब करीब आंसर दिया है। ठीक है, दोनों को बढ़ाना पड़ेगा उसे। नेक्स्ट है, जब उपभोग फलन y अक्ष पर ऊपर कटता है तो जब उपभोग फलन y अक्ष पर ऊपर काटता है तो यह पंक्ति इंगित करता है कि, क्या इंगित करता है मेरे दोस्त? इसका आंसर होगा सी, जब आय शून्य हो तो उपभोग धनात्मक होगा। इंगित करता है जब आय शून्य हो तो उपभोग क्या होगा? धनात्मक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर MPC 1 है, अगर MPC 1 है तो गुणक का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा अनंत। क्या होगा दोस्त? अनंत। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्याज दर कम होने पर क्या होता है? तो दोस्त उधार और खर्च में वृद्धि होती है। जब ब्याज दर कम होता है तो जब रेट, आपको टैक्स कम लगेगा, किसी आप पैसा लीजिए कहीं से, आपको कम टैक्स पर पैसा मिलेगा, क्या कीजिएगा? आप खूब उधार लीजिएगा, आप खूब खर्च कीजिएगा, ऑप्शन डी होगा आंसर। अगला देखते हैं, ये भी इसका आंसर बहुत लोग कम गलत मारे होंगे, बहुत लोग गलत मारे होंगे। देखते हैं 26 नंबर, मांग की कमी को दूर करने का राजकोषीय उपाय क्या है? तो दोस्त मांग की कमी को दूर करने का राजकोषीय उपाय है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करें और करों में कमी करें।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समग्र मांग वक्र क्या है? समग्र मांग वक्र क्या है? इसका आंसर होगा नीचे की ओर ढलान। समग्र मांग वक्र कैसा होगा? तो नीचे की ओर ढलान होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ में आया था, अपस्फीति अंतराल किसकी माप दर्शाता है? तो अपस्फीति अंतराल माप दर्शाता है अपर्याप्त मांग का। किसका? अपर्याप्त मांग का। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजस्व प्राप्ति नहीं है? माने कौन राजस्व की प्राप्ति नहीं है? तो विदेशी अनुदान राजस्व प्राप्ति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर आया था, भारत के केंद्रीय बजट का सही घटक क्या है? इसका आंसर होगा राजस्व बजट और पूंजी बजट। इसका आंसर दोनों होगा ऑप्शन सी। 51 नंबर अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है प्रत्यक्ष कर को प्रत्यक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे सीधे वसूला जाता है किससे? तो आय अर्जित करने वालों से। जो आय अर्जित करने, डायरेक्ट टैक्स, मतलब कोई आप ही हैं, आप कोई सामान लिए और उसके लिए आपसे डायरेक्ट टैक्स ले लिया गया, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लॉटरी में 1 लाख रुपए जीत गए, मान लीजिए ड्रीम 11 पे, तो आप उसका 30% सरकार ले लेगी, मतलब 30 लाख सरकार ले लेगी और 1,70,00,000 आपको मिलेगा। ये देखिए आपसे डायरेक्ट ले लिया ना, ये डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। खैर हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ आंसर से मतलब है मेरे दोस्त, जो हम जान रहे हैं आप आंसर के भूखे हैं। ठीक है। और आपसे कह देता हूं कि इस चैनल पर आपको सही एनालिसिस मिल रहा है। अपने दोस्तों के पास इस चैनल को पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाले एग्जाम में बिना टेंशन के आप फ्री होकर एग्जाम दीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आय की असमानताओं को कम करने के लिए कौन सी नीतियां उपयोगी है? इसका राइट आंसर होगा बजटीय नीतियां। आप बजट बनाइए और उसे संतुलन कीजिए। जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है तब परिणाम क्या होता है? इसका आंसर होगा बी, राजस्व घाटा होता है। 53-54 कह रहा है, भुगतान संतुलन के असंतुलन को हल करने के लिए अधिकतर प्रयुक्त की जाने वाली लोकप्रिय विधियां क्या है? आंसर होगा आयात नियंत्रण। अगर आप आयात पर नियंत्रण कीजिएगा तो आप उसे संतुलन कर सकते हैं। कुल स्थिर लागत वक्र का आकार क्या है? तो कुल स्थिर लागत वक्र का आकार होगा एक अक्ष के समानांतर क्षैतिज रेखा और सीधी, मतलब एक अक्ष के समानांतर ऐसे सीधी रेखा। अगला क्वेश्चन 56 कह रहा है कि कौन से दो वक्र एमसी वक्र द्वारा उनके न्यूनतम बिंदु, एक सेकेंड, कौन से दो वक्र एमसी वक्र द्वारा उनके न्यूनतम बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एसी और ए भी सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 57 नंबर है कि वह लागत जो उत्पादन बंद होने पर भी कभी शून्य नहीं होती है। इसका आंसर होगा अस्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत। नेक्स्ट 58 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फर्म के लिए परिवर्तनशील लागत है? तो एक फर्म के लिए परिवर्तनशील लागत है कर्मचारियों का वेतन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न चित्र में दिए गए वक्र कौन सा वक्र है? तो दोस्तों आपको पहचानना कि ये कौन सा वक्र है। इसका देखिए औसत स्थिर लागत वक्र है। क्या है? औसत स्थिर लागत वक्र है। नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया था 60 नंबर, यदि औसत आगम वक्र एक क्षैतिज सीधी रेखा में तो सीमांत आगम वक्र कैसा होगा? तो ऑप्शन बी, क्षैतिज सीधी रेखा में ही होगा। अगला प्रश्न 61 नंबर कि जब कुल आगम स्थिर हो तो औसत आगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो औसत आगम भी स्थिर रहेगा। क्या होगा? औसत आगम भी स्थिर रहेगा। 62 नंबर प्रश्न है, यदि किसी फर्म का कुल आगम वक्र एक सीधी रेखा का रूप ले लेता है तो मूल बिंदु से होकर गुजरता है, तब क्या होगा? तो मूल बराबर सीमांत आगम। क्या होगा? मूल बराबर। देखिए दोस्तों एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, आप खुद देख सकते हैं। इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है कि यदि कुल आगम, ये देखिए 1 लाख है, तब 20,000 यूनिट बेचा जाता है, तब औसत आगम किसके बराबर होगा? तो आंसर होगा 5 रुपए, क्योंकि जब भाग दीजिएगा ना
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि एक फर्म किसी वस्तु की अधिक मात्रा में केवल कम कीमत करके ही बेच पाती है। एक फर्म किसी वस्तु की अधिक मात्रा केवल कम कीमत करके ही बेच पाती है, तो जैसे जैसे वह बेचते जाती है फर्म की सीमांत आगम क्या होगी? इसका आंसर होगा औसत आगम से कम, क्योंकि जब कम बेचते तो कम होबे करेगा, उसका औसत में कमी आइबे करेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर, दिए गए चित्र में उत्पादक का संतुलन किस बिंदु पर प्राप्त होता है? देखिए चित्र के अनुसार किस बिंदु प्राप्त होगा, तो आपका राइट आंसर होगा एल बिंदु पर, यहाँ पे, यहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे है ना, यहाँ प्राप्त होगा एल बिंदु पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि का परिणाम है? इसका आंसर होगा पूर्ति वक्र में बाईं ओर स्थानांतरण जो है उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित चित्र में पूर्ति वक्र एस एस से S1 की ओर स्थानांतरित किस कारण से किया गया, मैंने किस कारण से ऐसा स्थानांतरित ये हुआ? तो आंसर होगा तकनीकी प्रगति, करों की कमी, इनपुट की कमी में गिरावट। इसका आंसर होगा सभी, आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न मेरे दोस्त, फर्मों के स्वतंत्र प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता केवल संभव है, माने जो फर्मों की स्वतंत्र प्रवेश और निकास की जो छूट है वो कहाँ संभव है? आंसर होगा दीर्घ अवधि में, दीर्घ अवधि में ही आप स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकते हैं। 96वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कीमत लेने वाली फर्म की नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सीमांत लागत बराबर मूल्य। ये आपका नहीं होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। आप जो ऑप्शन डी मारे हैं एकदम सही मारे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि गिनीफ का विरोधाभास कब उत्पन्न होता है? जो गिनीफ का विरोधाभास जो है कब उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग बढ़ती है। जब वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग बढ़ती है तो गिनीफ का विरोधाभास बढ़ जाता है। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन है कि वस्तुएं जिनका ऋणात्मक आय प्रभाव एवं धनात्मक कीमत प्रभाव कहलाती है। वस्तुएं जिनका ऋणात्मक आय प्रभाव एवं धनात्मक कीमत प्रभाव है क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा गिनीफ वस्तुएं। क्या होगा? गिनीफ वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा है, मतलब राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? तो जब देखिए प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा, ऑप्शन बी। 73वां नंबर प्रश्न है कि आयकर का लाभ निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो दोस्त आयकर का जो लाभ है ये केंद्र सरकार को, जो टैक्स लेगी दोस्त तो सरकार ही लेगी ना, तो उससे प्राप्त होगा। 74वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्ति नहीं है? तो ऋणों की वसूली ये राजस्व की प्राप्ति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करता, माने ऐसा व्यय जो सरकार की किसी परिसंपत्ति को बढ़ाता नहीं है, क्या कहलाता है? आंसर होगा राजस्व व्यय। क्या होगा? राजस्व व्यय। नेक्स्ट 76वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो अप्रत्यक्ष कर नहीं है वो देखा जाता है, देखिए उत्पाद शुल्क प्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क ये भी आपका प्रत्यक्ष कर है, सेवा कर प्रत्यक्ष कर है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर नहीं है। कौन? सॉरी मेरे दोस्त, एक सेकेंड, यहाँ पूछा है अप्रत्यक्ष कर नहीं है, माने कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो जो संपत्ति है ना ये अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ये डायरेक्ट टैक्स है संपत्ति। ठीक है, मेरा ध्यान नहीं था, मैं इसका आंसर बी होगा। संपत्ति कर एक प्रत्यक्ष कर है, इसलिए अप्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट बाजार मूल्य संबंधित है, बाजार मूल्य संबंधित है, इसका आंसर होगा अल्पकालीन बाजार से। क्या होगा? अल्पकालीन बाजार से बाजार मूल्य संबंधित है।
अगला है 78 नंबर प्रश्न है कि अवमूल्यन वह प्रक्रिया है जहां क्या होता है, तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होता है और सरकार स्वयं अपनी घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में घटा देती है। इसका आंसर होगा ए एंड बी दोनों। क्या होगा? ए एंड बी दोनों। अगला है 79 नंबर प्रश्न कि जब किसी देश की विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है तो इस प्रकार की विनिमय दर को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा लचीली विनिमय दर। माने इस प्रकार की विनिमय दर कैसी होती है? तो लचीली होती है, बहुत लचीली होती है। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है? तो राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है अस्फीतिकारी दबाव। क्या होगा? अस्फीतिकारी दबाव। 81 नंबर प्रश्न है घाटे के बजट से अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन इनमें सभी, क्योंकि अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकलता है, मंदी से बाहर निकलता है, मुद्रा की अधिक मात्रा अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, अर्थव्यवस्था में अधिक विनियोग होता है। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर राजस्व घाटा क्या होता है? तो दोस्त राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का अंतर को ही राजस्व घाटा कहते हैं। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अस्फीतिक अंतराल को नियंत्रित करने के लिए कौन सी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है? इसका आंसर होगा ए महंगी मौद्रिक नीति। अस्फीतिक अंतराल को नियंत्रित करने के लिए हम लोग महंगी मौद्रिक नीति को अपनाते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्त स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, सही है। लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों मतलब विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है और दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम में आया था कि विभेदीकृत उत्पादन की विशेषता है। तो विभेदीकृत उत्पादन की विशेषता है एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्प अधिकार दोनों। इसका आंसर होगा सी एकाधिकारी प्रतियोगिता और अल्प अधिकार दोनों। इसका आंसर राइट आंसर होगा सी। दोस्त मैं किसी क्वेश्चन पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्योंकि देखिए आपको सिर्फ मिलाना का सही है गलत है, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का संगठन कौन सा है? तो उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है 87 नंबर किन्स एक और साथी थे, किन्स क्या थे? एक और साथी थे। किन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? इसका राइट आंसर होगा अल्प रोजगार संतुलन। क्या होगा? न्यू मांग की दशा को क्या बोलते हैं? अल्प रोजगार संतुलन। नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मेरे दोस्त देखिए C बराबर FY सही है, C प्लस S बराबर C प्लस I ये भी सही है। अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर Y बराबर उत्पादन का संतुलन स्तर O बराबर रोजगार का संतुलन, हाँ सर ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्त तीनों का तीनों सही है, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे किसने राष्ट्रीय आय का लेखांकन का पहला प्रयास किया? तो राष्ट्रीय आय के लेखांकन का पहला प्रयास किया था कुजेट्स, जिसे हम कहते हैं कुजेट्स, यहाँ लिखा है कुजनेट्स। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में जो ऑप्शन सही है इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्त इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक निवेश नहीं है? तो वास्तविक निवेश आपका नहीं है, बैंक में खाता खोलना ये वास्तविक निवेश नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्त श्रम की मांग उत्पादन द्वारा की जाती है, सही है। श्रम की मांग उसकी उत्पादकता में निर्भर करती है, सही भी सही है। श्रम की सीमांत उत्पादन उसकी अधिकतम मजदूरी से होती है, भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आपके एग्जाम में एकाधिकार का मांग वक्र
होता है, माने एकाधिकार का जो मांग वक्र कैसा होता है। तो दोस्त मेरे ये होगा पूर्णतः लोचदार। हम लोग ऑप्शन ऊपर भी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, ये होगा पूर्णतः लोचदार। नेक्स्ट प्रश्न, बजट रेखा का ढाल कैसा होता है। तो दोस्त मेरे आप पढ़े होंगे, आपके टीचर डायरेक्ट लिखवाए होंगे कि -px/py बजट रेखा का ढाल होता है। चलिए जो वक्र बनेगा ना, जो बनेगा फिगर, उसमें ये बजट रेखा ढाल क्या होगा, px बटा में py माइनस रहता है। ठीक है, चलिए उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्त उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत दिया था हिग्स, और शास्त्री हिग्स ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। तो दोस्त स्थिर लागत कच्चे माल की लागत, ये स्थिर लागत नहीं है, अभी तो कच्चा माल है ना। स्थिर लागत इसका आंसर होगा सी। जो भी मेरे भाई बहन ऑप्शन सी मारे होंगे उनका राइट आंसर है। दोस्त ये सारे के सारे क्वेश्चन 100% रियल है मेरे दोस्त, आप मिला लीजिए और निफिक्र रहिए, आपको उतना ही ऑब्जेक्टिव आंसर आएगा, नंबर आएगा। मैं गारंटी कहता हूँ ये सारे के सारे ये हम लोग के जो इसमें एक्सपर्ट हैं वो इसको तैयार किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर, लिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है। तो इसका आंसर होगा सी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर मैं एक बार बोलता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसका आंसर होगा मार्शल, प्रोफेसर मार्शल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बाजार में मूल्य कम और उत्पादन अधिक होता है। माने किस प्रकार के बाजार में मूल्य कम होता है और उत्पादन अधिक होता है। इसका आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। जहां पूरा प्रतियोगिता होता है ना, वहां पे मूल्य कम होता है, उत्पादन अधिक होता है, होड़ में होता है उत्पादन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में औसत आगम AR वक्र अधिक लोचदार होगा। इसका आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता में जो औसत आगम होगा वो पूर्णतः लोचदार होगा। और ये लास्ट हम लोग का 100 क्वेश्चन मेरे दोस्त, बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। इसका आंसर होगा इनमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र को, सभी अनुसूचित सहकारी बैंक को और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को। तो दोस्त अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को खूब प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर एंड जो भी जितना आपका नंबर बनेगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, अपना वो मिला लें कि कितना उनका सही है और हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल के एनालिसिस के साथ।